अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम पार्ट 2 चैप्टर 12 फिज़िक्स का। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू। मसला है कि पहले एमसीक्यूज़ में ही पेन टूल सेलेक्ट कर लें अपना। पहले ही एमसीक्यूज़ में ऑप्शंस करेक्ट है ही नहीं। मे बी मेरी तरफ से टाइपिंग एरर है या पेपर में ऐसे आया था, नो आइडिया। लेकिन डी की में है मेरे पास। तो वैसे आप लोगों को पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा रिलेशन कि जिसकी वजह से मैं कह सकूँ कि कोई उसने चेंज किया हो, माइक्रो जूल कर दिया हो या कोई इस तरह की चेंजेस लेके आए, मिली विली किया हो। तो इस वजह से कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा। तो डी ऑप्शन है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सेकंड है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फिल्म स्पेस इज 8.85 क्रॉस 10⁻⁻। तो वो पूछ रहा है कि उसका यूनिट आपसे पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन में। तो उसका यूनिट जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। इन केस अगर आपको भूल जाए तो आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए जिसकी मदद से आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं। Which material will provide best shielding for columns force? इस यार ये बुक में वैसे है, बुक में लिखा भी होगा। जो मेरे पास करंटली है की में लगा हुआ है वो वाटर है। बाकी अब बुक में टेबल, जो मेरे ख्याल में एक टेबल है, मुझे यही याद है। मेरे पास इस बुक नहीं थी तो इस वजह से मैं ये नहीं देख सका, कंफर्म नहीं कर सका दोबारा। तो मेरे पास ओल्ड की में वाटर है। फिर भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा कि कौन सा है बेस्ट शील्डिंग इफेक्ट के लिए। If the distance is double between two charges, then Coulomb's force becomes double reduces 4 times half remains same। ये नीचे फार्मूला है। फार्मूले से हमें पता चलता है कि reduces by 4 times डिस्टेंस डबल होगा। यहाँ पे r स्केयर है तो डिस्टेंस हो जाएगा 4r स्केयर, जिसकी वजह से चेंज जो आ रहा होगा 1/4, यानी 1/4 फैक्टर का मतलब है reduces 4 times। Question 5 है what is the charge on the particle having capacitance of 50 microfarad placed in the potential difference of 8 volt Q equal to CV। सिंपल सा फार्मूला है, मल्टीप्लाई करो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। माइक्रो क्रॉस 10⁻⁻6 होता है तो यहाँ पे 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो इस वजह से बन रहा है वो बी है, क्योंकि वो जो -2 पावर है उसने वो 2 जीरो उड़ा दी उसके साथ। A point charge Q produces absolute potential of 5 volt at a distance of 1 meter. What will be absolute potential due to point charge Q at a distance of 3 meter? ये भी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल बेस्ड। ये न्यूमेरिक फार्मूला जो नीचे लिखा हुआ है ये Q, आई थिंक Q नहीं आता यहाँ पे, फाई आता है। जो एक सिंबल है बुक में, वैसे देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उससे इसका आंसर ये आता है। ये थोड़ा मैथमेटिकल वे में है, आप लोग करेंगे और इंशाल्लाह हो जाएगा। एयर फील्ड कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड। अ स्लैब ऑफ, उसकी जो साथ एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू 1 बता दी है, इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है अपने जो चैप्टर का लेक्चर था उसमें। तो वहाँ से देख लीजिएगा कि ये फार्मूला नीचे है। इस फार्मूले की मदद से हमने अपना सॉल्यूशन निकाला हुआ है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है तो ये सी मीडियम इक्वल टू सी वैक्यूम ही होगी, यानी कि सेम ही वैल्यू रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी 1 से। एयर फील्ड कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। अ स्लैब फॉर एप्सिलॉन आर 2 इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे वैल्यू 1 के बजाय 2 आ गई है। अब यहाँ पे चेंज आएगा तो यहाँ पे करंट केस में क्या बन जाएगा, 2 माइक्रोफैरड सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। Coulomb force of 1.8 Newton is exerted between two charges when air is present between them. If a slab epsilon r2 is placed between the charges, the force exerted will be equal to F medium equal to F vacuum by epsilon r वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो मीडियम के केस में जो फोर्स होगी वो कम होगी ओरिजिनल के केस में। उसकी वजह क्या है कि एफ मीडियम जो है एप्सिलॉन और उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि ये फैक्टर जो भी है 1 से अगर जब भी ऊपर होगा तो इसकी वैल्यू बड़ी हो रही होगी और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही होगी।
एफ वैक्यूम। बस छोड़ते हैं, पूरा नहीं लिखते इसे। तो उसके बाद है क्वेश्चन 10, इफ़ अ कैपेसिटर इज चार्ज एट अ फास्टर रेट इट्स आर विल बी। अगर फास्टर रेट पे चार्ज हो रहा है तो जो उसकी आर है वो डिक्रीज होगी। जो इसकी कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस का रिलेशन, ये नीचे जो लिखा हुआ है आर सी, कैपेसिटेंस का रिलेशन इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस के साथ। जब आर बढ़ेगी तो सी की वैल्यू कम होगी। करंट केस में कह रहा है कि चार्ज फास्ट हो रहा है यानी उसकी सी बढ़ रही है, तो इसके लिए आर को कम होना पड़ेगा तभी जाके ये बढ़ेगी। ये सिंपल है सामने फार्मूला, इसमें इन्वर्स रिलेशन है आर और सी का। You have 15 capacitors available with you, each are 15 nanofarad. You need a capacitance around 150 nanofarad in a circuit. You can achieve this value by connecting. तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे वैसे फार्मूला भी मेंशन मैंने किया हुआ है, तो सिंपली आप लोग फार्मूले को देखें, आपका काम हो जाएगा। पैरेलल केस में जब अटैच करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ रही होगी, मैथमेटिकल वे में देखने में बढ़ रही होगी, वैसे कम हो रही होगी। तो पैरेलल में हमें कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे कि हमारे पास 150 न्यूटन बन जाए। 15 न्यूटन का एक है, टोटल 15 है, तो हमें 10 लगाने पड़ेंगे किस कम्बिनेशन में, पैरेलल में, ताकि हमारी कैपेसिटेंस 150 नैनो फैरड हो जाए। यू हैव 20 कैपेसिटर्स अवेलेबल विद यू, ईच आर 15 फैरड। इस दफ़ा 15 फैरड का है। यू नीड अ कैपेसिटेंस अराउंड 1 फैरड इन अ सर्किट, यू कैन अचीव दिस वैल्यू बाय कनेक्टिंग। अब पैरेलल के केस में सिंपली ऐड करते हैं, तो सीरीज़ के केस में 1/C1 1 प्लस 1/C2 इस तरह सो ऑन होता है। या अगर इसका जनरल फार्मूला कहूँ, जो वो मैंने अपने नोट्स में बताया हुआ था, एन सी, यानी कि एन हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिकल हैं कैपेसिटर्स, तो इस वजह से एन यहाँ पे आ जाएगा, सेम नंबर्स आ जाएंगे इसके, कि जैसे 10 है तो 10, और जो सी है उनकी कैपेसिटेंस है, तो इसी तरह यहाँ पे 150 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। और इस केस में देखा जाए सीरीज़ के केस में, तो जो सी होती है सीरीज़ के केस में वो इक्वल होती है, आई थिंक सी बाई एन था उस बुक, वैसे है उन नोट्स में सी बाई एन के, तो यहाँ पे एन के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास हमें चाहिए 1 फैरड की चाहिए और 15 है, तो हमें कितने कैपेसिटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, 15 यूज़ करने पड़ेंगे। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अच्छा जी, जब क्वेश्चन नंबर 13 है, कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 seconds. The total charge flowing through the component over this duration is। इस केस में देखें, एक ट्रिकी सा पॉइंट है, उसने बता दिया है कि करंट जो है कांस्टेंट है, तो जो उस हिसाब से ग्राफ हमारा प्रोड्यूस हो रहा होगा चार्ज का टाइम के साथ, वो इस तरह होगा। तो इस वजह से हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये इस केस में ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होता, मैं बताता हूँ क्यों, बाद में देखते हैं जब करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, करंट हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है, तो चार्ज हमारे पास आ जाएगा 5C सिंपली। अब नीचे वाले केस में भी पहले मैं कंफ्यूज हुआ था, इसमें मैंने यही सोचा था कि ये सेम होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है वो देखनी है। द करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम 0 to 5 एम्पेयर, यानी कि करंट जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, इस तरह होगा इसका ग्राफ प्लॉट करें तो। इन 5 सेकेंड्स यहाँ पे टाइम आ जाएगा आपके पास 5, और करंट की वैल्यू इस पॉइंट पे बन रही होगी हमारे पास 5 एम्पेयर, और यहाँ पे होगी 0 एम्पेयर। अब हमें एरिया चाहिए, ये चीज़ चाहिए, हमने चार्ज फाइंड करना है, तो हमें इसका एरिया चाहिए होगा। ये हमारे पास 5 है, ये भी हमारे पास 5 ही है, तो इसके लिए हम ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, 1/2 5 मल्टीप्लाई बाई 5।
तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 जो बन जाता है 12.5। ये पहले मैं भी यही समझता था कि सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई टेक्निकल इसमें लॉजिक है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर 25 नहीं 12.5 होगा। इससे क्योंकि हम ग्राफिकल वे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला सिंपल फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। ये फार्मूला सिर्फ तब यूज़ हो सकता है जब कांस्टेंट करंट हो, यानी करंट की वैल्यू चेंज ना दे रहा हो, 0 to 5 वाला कॉन्सेप्ट ना आ रहा हो। इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द पोटेंशियल मस्ट डिक्रीज। पोटेंशियल जो है डिक्रीज होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? जो वर्क लोड का फार्मूला है, वर्क डन का, सॉरी लोड का नहीं, वर्क लोड और चीज़ होती है। वर्क डन का फार्मूला है Q इक्वल टू डेल वी। अगर डेल वी कम होगा, हमें कम वर्क करना पड़ेगा, तो जो उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जाना ईजी हो जाएगा, और वाइस वर्सा केस में बढ़ाना पड़ेगा। रिपल्शन जो है जब उसके अगेंस्ट जाएंगे तो जो मुश्किल हो रहा होगा उस पर हमें ज़्यादा वर्क जो है करना पड़ेगा। जबकि जो करंट केस है यहाँ पे हमारे पास जो इस वक्त गिवन केस है, उस लिहाज से देखा जाए तो हमें वर्क कम करना पड़ेगा। उसके कब हो सकता है ये? जब हमारे पास पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो। ये की है कि में मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि अभी मैंने जैसे पीछे भी बताई है, करेक्शन करवाई भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सी है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा लेक्चर आज वाला डिस्टॉर्शन वाला रहा है, तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़े अटकने वाला मामला भी थोड़ा ज़्यादा ही रहा है, तो उसके लिए माजरत। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट अगर आप करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।